दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं देश की राजनीति में इसमें जाति जनगणना एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर सामने आ चुका है। और पिछले लोकसभा चुनाव में 2024 के जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुए उसमें आप सभी ने देखा जाति जनगणना और संविधान का मुद्दा राजनीति पर पूरी तरह छाया रहा। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों जहां अपने अपने हिसाब से जाति जनगणना को लेकर और संविधान की बात कर अपने अपने हिसाब से जो जनता को अपने साथ जोड़ने की लगातार कोशिश करते रहे, वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहा, सत्ता पक्ष पर कि वह संविधान बदलना चाहती है, जातीय जनगणना नहीं चाहती है करवाना। वहीं बीजेपी भी, सत्ता पक्ष भी लगातार इसमें बचाव की मुद्रा में कहीं ना कहीं दिखाई दिया। और साथ ही दलित ओबीसी जो वर्ग को साधने की दिशा में तमाम राजनीतिक दल इस समय प्रयास करते लगातार दिखाई दे रहे हैं। आखिरकार जातीय जनगणना का मुद्दा और संविधान का मुद्दा दलित ओबीसी की राजनीति के साथ साथ इतना महत्वपूर्ण भारतीय राजनीति में क्यों बन गया है, और ये अनेक वर्षों से बना हुआ था। लेकिन इस समय तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे राहुल गांधी ने तो बड़ा एकदम से इसको अपना मुद्दा बना लिया है, प्राथमिकता में वह इस मुद्दे को लेकर लगातार चल रहे हैं। हर मंच पर, हर चुनावी भाषण पे या पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर लगातार वह जाति जनगणना, संविधान की बात लगातार कर रहे हैं। वर्तमान चुनाव जो विधानसभा के हो रहे हैं, झारखंड है या महाराष्ट्र है, उसमें भी ये मुद्दा लगातार बना हुआ है। राहुल गांधी लगातार ये बात कर रहे हैं, बीजेपी अपने हिसाब से इस मुद्दे को रख रही है सामने लोगों के। तो कौन से पार्टी, कौन से नेता कितना गोलबंद कर पाते हैं जनता को इन मुद्दों के साथ अपने साथ, ये बड़ा विषय राजनीति में बना हुआ है लगातार। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए दलित चिंतक और बहुत ही सामाजिक पूरा जो परिवेश है दलित समुदाय का, उसको भली भांति जानते भी हैं, संविधान की लगातार वह भी चिंतन मनन करते रहे, एक बहुत ही बड़े विद्वान, बहुत ही बड़े विचारक हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है। उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ डॉक्टर राम गोपाल भारती जी जुड़े हुए हैं, साहित्यकार हैं और चिंतक भी हैं, दलित राजनीति के बहुत बड़े जानकार भी हैं। उनसे हम जानेंगे पूरा विषय आखिरकार किस संदर्भ में वह देख रहे हैं, और दलित राजनीति को संदर्भ में लेकर और संविधान की बात जिस तरह से राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं, संविधान की पुस्तक वह हर मंच पर दिखा रहे हैं अपने, और बीजेपी भी लगातार उन पर इसको लेकर हमलावर है। लेकिन आखिरकार ये मुद्दा इतना ज्वलंत मुद्दा राजनीति में कैसे बन गया है अचानक से? क्योंकि वैसे तो 90 के दौर से जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, जब से दलित राजनीति और ओबीसी राजनीति को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपनी रणनीति बनाते रहे हैं और समुदाय को अपने साथ जोड़ने का प्रयास भी लगातार करते रहे। लेकिन पिछले कुछ समय से अगर हम 1 साल 1.5 साल की बात करें, यह मुद्दा पुनः एक प्राथमिकता में सामने आ गया राजनीतिक तौर पर। आखिरकार ऐसे कौन से कारण आप देख पा रहे हैं पूरे इस विषय को लेकर, और कितना जरूरी मुद्दा हो गया है, क्या लगता है आपको, डॉक्टर राम गोपाल जी? हाँ, नमस्कार। संवाद इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा अ, नमस्कार है। और प्रशांत जी, आपने ये एक ज्वलंत मुद्दा उठाया है जो आजकल और पिछले 2024 के चुनाव में तो इस जातीय जनगणना और संविधान की रक्षा के 2 मुद्दों पर ही कांग्रेस का काफ़ी इसमें जो है एक तरह से प्रभाव रहा। और कमोबेश सभी राज्यों में जो बीजेपी ये समझती थी कि हमारा वर्चस्व है, उसमें थोड़ी-सी घुसपैठ विपक्ष की हुई, यानी कि इंडिया गठबंधन की। और उन्होंने इन 2 मुद्दों पर ही पूरा चुनाव लोकसभा का 2024 का लड़ा। और ये मुद्दा जो है कम से कम जातीय जनगणना का कभी समाप्त न होने वाला मुद्दा इसलिए बन गया है, क्योंकि हर पार्टी, हर दल, हर जो हमारे देश की जो जाति व्यवस्था है, वो आज से नहीं है। वो जब से देश आज़ाद हुआ है, तभी से ये माँग उठी और इसी के तहत आरक्षण की व्यवस्था भी की गई कि सभी जातियों को प्रतिनिधित्व उनकी संख्या के हिसाब से दिया जाए। और यहाँ तक कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो एक नारा था कि भई जितनी जिसकी भागीदारी और उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो उसके तहत एक जो दलित समुदाय है और ओबीसी समुदाय है, उसमें एक अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आई। जैसे-जैसे लोग शिक्षित हुए, लोगों ने राजनीति में जो दांव-पेच है उनको सीखना शुरू किया, तो ये आवश्यक लगा कि जब तक जातीय गणना नहीं होगी, जब तक हमारे देश की एक जो कड़वी सच्चाई है कि भई यहाँ जाति व्यवस्था कड़वी सच्चाई है। आज भी आपने कल अखबार में देखा कि जो दलितों को है एक मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया।
उनकी पिटाई कर दी, कभी किसी को घोड़े पर चढ़ने से रोक दिया गया, कभी किसी की बारात रोक दी जाती है, कभी किसी के साथ कुछ भेदभाव। तो इन जातियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए और इनको संसाधनों में बराबर का हक देने के लिए सबसे पहले हमें इस बीमारी के इलाज के लिए ये तो जानना ज़रूरी है कि हमारे देश के समाज में किस किस जाति में कितने लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ चुके हैं और कितने लोग गरीबी की रेखा से अभी नीचे हैं। क्योंकि सरकार खुद दावा करती है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो जब 80 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के आप नीचे मान रहे हैं, तो फिर जातीय जनगणना करवाने से क्यों घबरा रही है सरकार? मेरे विचार से आज की ये ज़रूरत है, चूँकि जब से पंचवर्षीय योजनाओं का समाप्त होके इन्होंने नीति आयोग बनाया है, तो उसके लिए भी ये बेहद जानना ज़रूरी है कि हमें समाज के आखिरी व्यक्ति तक जो देश के संसाधन हैं, जो देश के लाभ हैं, जो उन्हें लाभ मिलने चाहिए जीवन यापन के लिए, वो वहाँ तक पहुँचाने के लिए कितने लोग की ज़रूरत है और हमें कैसी योजनाएँ बनानी चाहिए। तो योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए और उसके सर्वेक्षण के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जातीय गणना देश में की जाए। और ये कोई नई बात नहीं है, ये 1931 में जब से पहली जनगणना हुई है, तभी से ये माँग चल रही थी। अब चूँकि जातियों पर पूरा लोकतंत्र हमारा ऐसा टिका दिया है सियासी दलों ने कि जातीय आधार पर ही टिकट देते हैं, जातीय आधार पर ही प्रचार-प्रसार किया जाता है, जातीय आधार पर ही मुद्दे तय किए जाते हैं। तो जब ये बीमारी इतनी बढ़ गई है, तो इसके इलाज के लिए इसका ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है और वो केवल जातीय जनगणना करवाने पर ही होगा, तभी होगा हमें और ये हम जान पाएँगे कि हमारी जो सरकारी नीतियाँ हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की नीतियाँ हैं, चाहे वो राज्य सरकार की नीतियाँ हैं, उनका लाभ समाज के आखिरी व्यक्ति तक और किस जाति के व्यक्ति तक पहुँच रहा है। तो ये कोई इसमें हर्ज नहीं होना चाहिए और केंद्र सरकार को भी इस बात को मानने के लिए क्योंकि या तो जातियाँ समाप्त हों और ये अगर हमारे जातियाँ समाप्त हम नहीं कर सकते, तो कम से कम जातियों की गणना करके हम आखिरी व्यक्ति तक जो वंचित है आजकल अपने अधिकारों से, तो उसको उस अधिकार तक पहुँचा दिया जाए। क्योंकि वो समान नागरिक है और हमारा संविधान भी ये कहता है कि समाज का हर व्यक्ति को संसाधन में और उसमें जीवन यापन में उसको आखिरी व्यक्ति तक सरकार अपना वो पहुँचाए। अधिकार उसको दे, उसको सम्मान सहित उसकी गणना हो और उसका जितना उसकी संख्या है, क्योंकि लोकतंत्र में संख्या का महत्व है। भई जो जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं, वो सत्ता में आ जाते हैं। तो जब संख्या का महत्व है, तो जनगणना में संख्या जब जातियों की आ जाएगी, तो हमें समाज के हर जाति के, हर व्यक्ति के, हर वर्ग के आखिरी व्यक्ति तक जो योजनाएँ हैं हमारी, उनका लाभ पहुँचाने में आसानी होगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि जातीय जनगणना एक अनिवार्य और एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है आजकल हमें, अपने समाज को भी संतुष्ट करने के लिए और समाज जो हमारे सरकारी संसाधन हैं, जो निजी क्षेत्रों में संसाधन हैं जो लाभ हैं, उनको उन तक पहुँचाने के लिए। जी, जी। अच्छा, जैसा आपने कहा कि जातीय जनगणना क्यों ज़रूरी है, आपने उस पे अपने विस्तार से अपना जो आपका विचार है उसको प्रस्तुत किया है कि जो विभिन्न जो भी लाभ की बात है या जो पिछड़ा तबका है, उसको कहीं न कहीं आर्थिक रूप से आगे लाने के लिए, सामाजिक रूप से आगे लाने के लिए तमाम तरह की कवायद अनेक वर्षों से होती रही हैं और जातीय जनगणना को उसमें बड़ा अहम बता रहे हैं। लेकिन एक प्रधानमंत्री जी की अगर बात करें, उन्होंने एक बार भाषण दिया था कि जाति उन्होंने कहा था कि 4 जातियाँ देश में महिला, किसान, गरीब इस तरह की उन्होंने बातें कही थी। तो ऐसे में गरीब तो हर समुदाय के अंदर है, हर जाति के अंदर है, हर वर्ग के अंदर है। केवल वो जातियों में हम अगर खाँचे में रखेंगे कि इस अमुक जाति का ही व्यक्ति गरीब है या अमुक जाति का अगर समर जाति में है लेकिन गरीब है उसकी हम गिनती नहीं करेंगे। तो ये विरोधाभास जो है सामाजिक ताने-बाने के अंदर या राजनीति के अंदर, ये वि विषयों को टकरा रहा है आपस में इन सब बातों को लेकर जो विरोधाभास है समाज के अंदर। तो अगर हम बात करें जो गरीब व्यक्ति है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी समुदाय से संबंधित हो, किसी भी वर्ग से संबंधित हो, उसके उत्थान की ज़्यादा ज़रूरी बात है। जातीय जनगणना को किस तरह से आप दोनों विषयों को अगर देखें तो कौन-सा उचित मैं मानते हैं? किस तरह से इस विषय को देखते हैं आप? हाँ, प्रशांत जी इसमें बिल्कुल भी विरोधाभास नहीं है। जो
प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो एक चुनावी प्रचार था, चुनावी एक बात थी, क्योंकि सच्चाई यही है कि आज भी हमारे देश में 6,500 जातियां हैं, उपजातियां हैं। और जहां तक ये कहना कि सबको कैसे समान मतलब लाभ पहुंचेगा, तो मेरा यहाँ ये कहना है कि जब हम जातीय जनगणना करेंगे तो केवल हम अनुसूचित जाति और ओबीसी केवल इसकी गणना नहीं कराएगा देश। देश अगर ब्राह्मण है और ब्राह्मण में भी मान लिया 50 जातियां हैं, तो उसमें भी वो गणना में ये आ जाएगा कि किस जाति के लोग अशिक्षित हैं या उन पर रोजगार नहीं पहुंचा है या उतने संपन्न नहीं है या कौन कितने गरीबी की रेखा के नीचे हैं। तो वास्तव में अगर सही ढंग से हमारे देश के लोगों को विकसित करना है और उनको समृद्ध बनाना है, तो जातीय गणना को सिर्फ संकुचित उसमें नहीं लेना चाहिए कि इससे सब अनुसूचित जाति या ओबीसी के लिए लाभ होगा। इसमें सभी जातियों को लाभ होगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सभी जातियों में गरीब लोग हैं और उनको उन लाभों की जरूरत है जो सरकार देना चाहती है। अभी क्या हो रहा है, अभी केवल जो दबंग लोग हैं, जो जिनकी पहुंच है, जो सरकारी तंत्र तक जा सकते हैं, ये इनके इन प्रकरण गलत सलत सर्टिफिकेट बनवा के अपना लाभ उठा रहे हैं। उनमें केवल दलित नहीं है, ओबीसी, ये गलत धारणा जो है ये किसी की तरफ से फैलाई जा रही है। हमारा स्पष्ट मानना है कि जब जातीय गणना होगी तो वो हर जाति की, हर वर्ग की, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो किसी भी, चूंकि हमारा जो अभी ताना बाना है समाज में, अभी उसने ये स्वीकार नहीं किया है, जैसा प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि किसान एक जाति है, वो जाति है और ये जाति है, 4 जातियां हैं। ये सब कहने की बातें हैं। व्यवहार में हमारे यहाँ 6,500 जातियां हैं। और आप अगर समाज में इसको जाकर देखेंगे तो आपको इसकी कड़वी सच्चाई मालूम हो जाएगी कि कुछ जातियां ऐसी हैं कि जिनको आप अगर उनके नाम से, जिस नाम से वो जानी जाती हैं, अगर उनके नाम से रेस्टोरेंट खोलेंगे, अगर उनके नाम से होटल खोलेंगे, अगर उनके नाम से कुछ और भी व्यापार करना चाहेंगे, तो लोग वहां नहीं जाना चाहेंगे। ये बीमारी हमारे संस्कारों में, हमारी जड़ों में, क्योंकि 1000 साल से ये बीमारी थी और इसको दूर करने के लिए किसी ने कोई कोई आज तक मेरी राय में कोशिश नहीं करी। आजादी से पहले कोशिश हुई, डॉक्टर अंबेडकर ने और गांधी जी ने और राजा राम मोहन राय ने, इन्होंने बहुत प्रयास किए कि एक जाति विहीन समाज की स्थापना हो सके। और इसी उद्देश्य से उन्होंने संविधान में ये प्रावधान किया कि जो जिन जातियों के पास अधिकार कम है, जो वंचित हैं, उन्हें दलित या अनुसूचित बनाकर एक अलग रखा गया और उनको आरक्षण का प्रावधान किया गया। दुर्भाग्य यह है कि 77 साल बाद भी कुछ जातियां इस लाभ से वंचित रह गई हैं और वहां तक जो देश की जो समृद्धि है और देश का जो एक विकास है, विकास की किरणें वहां तक नहीं पहुंच पा रही। तो इसमें ये नहीं है कि ये सिर्फ अनुसूचित जाति की जातीय गणना हो रही है या ओबीसी की जाति गणना हो रही है। इसमें डर ये है सत्ता पक्ष को कि अगर इन जातियों में ये पता लग गया कि हमारी संख्या तो इतनी है और हमारे पास जो साधन है, जो हमारा जो भागीदारी है, न सत्ता में है, न समाज में है, न नौकरियों में है, न उतनी नहीं है, तो उनमें एक जागरूकता आएगी और अपने अधिकारियों के प्रति चेतना आएगी। तो उस स्थिति को कोई भी सरकार कैसे हल करेगी उस समस्या को, ये चिंता, ये आशंका सत्ता पक्ष के सामने है। और ये व्यर्थ की चिंता है, क्योंकि कुछ स्टेट्स में, कुछ राज्यों में इसे लागू भी किया गया, जातीय गणना की गई है, तो वहां उनके सामने भी वही समस्या है। तो ये समस्या हर किसी की, ये भाजपा और कांग्रेस की समस्या नहीं है, ये इस देश की समस्या है। और ये समस्या जातीय जनगणना होने के बाद ही हल होगी। उसमें मैं समझता हूं, चाहे वो सवर्ण है, चाहे वो दलित है, चाहे वो ओबीसी है, चाहे वो आदिवासी है, अगर हम ईमानदारी से जातीय गणना करके ये पता लगाएं कि इसमें कौन सी जाति, कौन सा वर्ग, कौन सा हिस्सा हमारा ऐसा रह गया है जिस तक हमें देश के संसाधनों को, देश के विकास की किरणों को पहुंचाना है, उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है, तो हम अपनी योजनाएं ठीक प्रकार बना पाएंगे और हमारे देश के लिए ये एक अच्छा संकेत होगा। इसमें कोई बुराई नहीं है।
जी, जी, जी। जैसा आपने कहा कि क्यों ज़रूरी है, और कि जो विभिन्न जातियाँ हैं, उनका सारे आंकड़े सामने आएँगे, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, तो उससे जो योजनाएँ हैं, उसे क्रियान्वयन करने में और बनाने में सरकार को काफ़ी सारी उसमें मदद मिल सकती है। लेकिन बात वही बिल्कुल। आती है, जैसा आपने कहा कि जो जातियों के दबंग लोग थे या जो प्रभावशाली लोग हैं, वो लगातार इन सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। लेकिन विभिन्न जातियाँ ऐसी हैं आज भी समाज में, जो उसका लाभ नहीं ले पाई हैं। तो जो वर्गीकरण की बात भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई थी, उसके ऊपर भी बड़ा विवाद हुआ। अनेक राजनीतिक दलों ने उसका विरोध किया, कुछ लोग समर्थन में आए। तो जो क्या ये भी विरोधाभास है कहीं न कहीं आरक्षण के अंदर भी, कि कुछ लोग को तो ज़्यादा फ़ायदा ले गए उसका, लेकिन वो समुचित रूप से पूरा व्यापक स्तर पे सभी जातियों को उसका लाभ नहीं मिल पाया। तो जिससे कहीं न कहीं बहस लगातार एक जन्म लेती रहती है और बहस होती भी रहती है लगातार इस विषय को लेकर। इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए प्रशांत जी, मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि इस विषय को लोग घुमा-फिरा के उसको विवादित और उसको विरोधाभास दिखाने की कोशिश करते हैं। इसमें बिल्कुल विरोधाभास नहीं है। ये स्पष्ट है कि एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ कि दलित जातियों में जो उत्तर प्रदेश में जाटव जाति जो अधिक पढ़ी-लिखी और थोड़ी जागरूक है और नौकरियों में भी ज़ाहिर है कि वो उसका ज़्यादा संख्या है। तो सवाल ये उठता है कि आप वर्गीकरण में भी अगर वर्गीकरण करेंगे, मतलब आरक्षण में और आरक्षण जैसा विचार आपने बताया, तो उसमें क्या होगा कि जो जो एक ही विदिन कैटेगरी अगर सब कैटेगरी में उस जाति में इनमें हाँ, विभिन्न जातियाँ पढ़ाई हैं। के प्रति पढ़ाई के प्रति जागरूकता नहीं है। तो जब पढ़ाई के प्रति जागरूकता नहीं है, शिक्षित नहीं होंगे उतने उस लेवल के, मान लिया हमको एंट्रेंस देना है मेडिकल में, हमको एंट्रेंस देना है इंजीनियरिंग में, हमको एंट्रेंस देना है एमबीए में, हमको एंट्रेंस देना है सिविल सर्विसेज में, तो अगर योग्य उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, पढ़ाई-लिखाई उतने तक नहीं होगी, तो उसको ये घोषित करके कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिले, उनको सामान्य से भर लिया जाएगा। फिर कहाँ जाएँगे वो? तो बात वहीं आ गई कि इस तरह से तो जो लोग पढ़े-लिखे हैं, जो योग्य उम्मीदवार हैं, उनको उनका आरक्षण कम करने के लिए ये विदिन कैटेगरी और ये इसको बनाया गया है। इसके बजाय कैटेगरी में आप देखिए कि कहाँ कम पहुँच रहा है आरक्षण, लेकिन इसके बजाय उस कैटेगरी को जहाँ लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं, जिन तक वो योग्य उम्मीदवार नहीं दे पाए, योग्य बच्चे नहीं बन पाए उस परीक्षा में देने के लिए या उस सर्विस में आने के लिए, उनको उस तरह की सुविधाएँ दी जाएँ। पढ़ाई में उनको सहायता दी जाए, स्कॉलरशिप दी जाए। लेकिन ये नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं कि कितने स्कूल बंद हो रहे हैं पूरे देश में। वो सब निजी स्कूल खोल दिए गए। निजी स्कूल रोज़ाना खुल रहे हैं। तो क्या एक गरीब आदमी जब आप विदिन कैटेगरी कह रहे हैं कि भई आप आरक्षण में भी आरक्षण दे दें, ठीक है दे दें। जो बिल्कुल जिनको कोई लाभ नहीं मिला है उनको मिलना चाहिए, हम भी मानते हैं। लेकिन पहले उनको शिक्षित रूप से उस योग्य बनाया जाए कि वो आरक्षण का लाभ लेने लायक हो जाएँ। वो उस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हो जाएँ, प्रवेश परीक्षा तो देने लायक हो जाएँ। और वो जब होंगे, जब उनको पढ़ाई में और उसमें लाभ मिलेगा और वो दिख नहीं रहा। जो निजी कॉलेज खुल रहे हैं, वो एक दुकानों की तरह से अनाप-शनाप जो है उनकी फीस है, आप देख रहे हैं कोचिंग सेंटर्स किस तरह से, तो उसमें एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, जो किसी भी वर्ग का है, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ब्राह्मण में भी विदिन विदिन वो करेंगे, तो उसमें भी आप देखेंगे कि वो पढ़ने लायक वो फीस देने लायक ही नहीं है। और एससी, एसटी में और ओबीसी में भी अगर आप खास तौर से एससी में विदिन कैटेगरी में भी और कैटेगरी कर देंगे, सब कैटेगरी को कि भई आरक्षण में फिर आरक्षण हो जाए, उसमें आपकी एक साजिश लगती है। साजिश ये लगती है कि अगर आप 21% दे रहे हैं? तो 21% में जो लोग जागरूक हो गए, उनका आप 10% कर देंगे और बाकी 11% उनके लिए छोड़ देंगे, जो अभी उस लेवल तक क्वालीफाई कर ही नहीं पाएँगे एग्ज़ाम को। तो जब क्वालीफाई नहीं कर पाएँगे, तो आप ये कह देंगे ये एक साजिश है बड़े स्तर पर। आप ये कह देंगे कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिले, इसलिए इनको हम सामान्य में ये स्थान भर लिए गए। ये आशंका हमें लग रही है। कोई बुराई नहीं है, लेकिन उन्हें पहले आप शिक्षा में उनको ऐसे स्कूल, ऐसे कॉलेजेज में उनकी व्यवस्था की जाए, जहाँ वो एक गरीब आदमी, एक वंचित आदमी, एक दलित में भी जो महादलित है,
वो अपने बच्चों को पढ़ा के वहां तक पहुंचा सके। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आप समाज में सर्वेक्षण कर लीजिए कि बच्चे जो है वो आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? ना तो एजुकेट किया जा रहा है उन्हें, और वो उन्हीं उन्हीं जो उनके परंपरागत काम है उन्हीं में वो धकेल देते हैं और आगे आ नहीं पाते। तो कैसे वो अपना आरक्षण पूरा करेंगे, भले ही कितना आरक्षण दे दें उन्हें? जब तक योग्य उम्मीदवार, योग्य बच्चे उस तक नहीं आप बनाएंगे उन्हें उस योग्य नौकरी के योग्य, तब तक वो हमारा ये जो प्रयास है ये सफल नहीं होगा। जी, जी। निश्चित रूप से एक बड़ा गंभीर विषय है कि इस पे लगातार एक बड़ा विचार और मंथन करने की आवश्यकता है कि किस तरह से समाज के अंतिम पंक्ति तक जो आरक्षण की बात है या तमाम तरह की जो योजनाएँ हैं, उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे और वो मुख्य धारा में उसी मजबूती से रहे जो अग्रिम पंक्ति का व्यक्ति साथ में खड़ा हुआ है। ये लगातार राहुल गांधी भी लगातार इस बात को हम देखते हैं कि भाषण में अपने कहते हैं कि इतने ओबीसी अधिकारी हैं, इतने जो पूरे एक वो एक आंकड़ा बताते हैं, वह भी बहुत सारे सवालों को जन्म देता है और लगातार उस पे बहस भी हो रही है राजनीतिक क्षेत्रों के अंदर। लेकिन हम बात करें अगर जो लगातार इतने सालों से आरक्षण की एक बना हुआ है पूरा एक सिस्टम, उसके ऊपर लगातार बहुत सारी बहस भी लगातार हमेशा होती रही है। तो सरकार कोई सी भी हो, चाहे वर्तमान सरकार हो या पूर्व सरकार हो या आने वाले समय जो भी सरकारें आएंगी, इसके ऊपर अगर आप क्या मानते हैं कि क्या एक व्हाइट पेपर लाना चाहिए पूरी इस व्यवस्था के ऊपर कि कितना लाभ हुआ, कितना लाभ नहीं हुआ और अभी कितनी आवश्यकता है? अगर पारदर्शी तरीके से इस पे पूरी बहस हो राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के अंदर, तो ज़्यादा उचित है, ज़्यादा जो वर्तमान जो मतलब एक जो स्थिति है, जो वो सामने आ पाएगी कि जो विवाद क्योंकि लगातार बनते रहते हैं, उस पे भी पटाक्षेप हो पाएगा? अगर व्हाइट पेपर के द्वारा सारे सार्वजनिक चीज़ हो जाएँ कि कितना लाभ हुआ, कितना नहीं हुआ और क्या वर्तमान की स्थिति है, तो ज़्यादा उचित रहेगा ये? क्या लगता है आपको? हाँ, प्रशांत जी, आपकी बात ये फिर वहीं लौट कर आती है कि ये जो आरक्षण है, जो हम सुविधा दे रहे हैं समाज के आखिरी व्यक्ति तक कोशिश करेंगे पहुंचाने की, और जातीय गणना, फिर लौट कर वही बात आती है। जातीय जनगणना से हमें ये पता लगेगा कि अमुक जाति में बिल्कुल भी लोग शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं उस योग्य होने की स्थिति तक। इसलिए उन पर ना नौकरियां पहुंच रही हैं, ना ही सत्ता में उनकी भागीदारी है, ना ही कोई। और सिर्फ जो है एमएलए, एमपी और ये बनाने से मैं इससे सहमत नहीं हूं। इससे कोई भागीदारी नहीं होती। ये तो जो भी पार्टी अपने अंदर लेती है उसको लालच देके और उसको मंत्री पद दे दो, उसको कुछ कह दो, ये तो इनकी कोई सिद्धांत नहीं है। आजकल सब एक पार्टी से दूसरे में जा रहे हैं केवल इसलिए कि उन्हें टिकट मिल जाए। तो इससे हमारा आरक्षण का कोई जो नीति थी उसका कोई सामान्य लाभ नागरिक को नहीं है। फ़ायदा नहीं हो रहा है इस बात से। हाँ, इसका फायदा नहीं हो रहा है। जो डॉक्टर अंबेडकर जी ने या उस समय संविधान सभा में जितने भी लोग थे जिन्होंने आरक्षण का प्रावधान किया, उनकी उम्मीदें और आशाएं ये थी कि अगले 10 साल में हम इसको ये जो वर्ग है, ये जो अनुसूचित जाति का वर्ग है, इसको दूसरे वर्ग के बराबर में ले आएंगे। लेकिन हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि वहां जाके बैठते हैं, वो इस उद्देश्य को भूल जाते हैं। और नतीजा ये होता है कि जब प्रतिनिधित्व बराबर नहीं होता किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सब सर्विस में, आप देख लीजिए चतुर्थ वर्ग में, तृतीय वर्ग में, द्वितीय में और प्रथम जो श्रेणी की जो वो है, जैसे राहुल जी खुद कहते हैं कि भाई उसमें इतने नहीं है प्रथम श्रेणी की में, कहीं आईएएस नहीं है, कोई सचिव नहीं है, कोई कुछ नहीं है, न्यायाधीश नहीं है, ये सब प्रथम श्रेणी की सेवाएं हैं। तो इनमें प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा जब तक हमारे प्रतिनिधि जागरूक नहीं होंगे। हर बार 10 साल बढ़ाने से ये समस्या हल होने वाली नहीं है। हम वहीं के वहीं हैं चूंकि। और दूसरा मैं इसमें बता दूं कि आरक्षण क्यों नहीं अब कामयाब होगा और इससे क्यों नहीं लाभ होगा लोगों को, क्योंकि अब सारी जो सरकारी प्रतिष्ठान हैं वो धीरे धीरे निजी संस्थानों में बदलते जा रहे हैं। और निजी संस्थानों में आरक्षण का कोई प्रावधान अभी बाध्यता नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि जातीय जनगणना करने के बाद ये सुनिश्चित किया जाए हर स्टेट्स के द्वारा, और एक कमेटी बनाई जाए हर देश के लेवल पर, जैसा आप करे हो व्हाइट पेपर, और जो सरकार सत्ता में आए वो इस बात की गारंटी दे कि जातीय गणना में जिन जातियों को या जिन जिन लोगों को, जातीय का मतलब है लोग, हमारे यहाँ जातियां हैं तो लोग ही हैं वो और कोई नहीं है, उनको बिल्कुल। लाभ नहीं पहुंचा है, तो उनको क्रमबद्ध तरीके से कि अगले हम 5 साल या उसमें उनको शिक्षा की ये सुविधाएं देंगे, फ्री शिक्षा दी जाए उन्हें, उच्च शिक्षा में भी फ्री दिया जाए।
फीस भी माफ की जाए उनकी, जो बिल्कुल इस लायक नहीं है, और उन्हें उस योग्य बनाया जाए, ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं में या सत्ता में भागीदारी ला सकें। निजी संस्थानों में उनको कुशल बना के वहां पहुंचाया जाए। अभी मैं समझता हूँ प्रचार प्रसार है, लेकिन जो धरातल पे है, जो व्यावहारिक जो लाभ है, वो नहीं मिल पा रहा। फिर वही बात आती है कि जो दबंग हैं, जो जानकार हैं, जो अखबार पढ़ते रहते हैं, जिन तक पहुंच है। अभी आप देखिए कि आदिवासी क्षेत्रों में और दूर दराज के दलित क्षेत्रों में या ओबीसी क्षेत्रों में कहाँ कोई जागरूक बिल्कुल, हैं लोग। आयुष्मान तक कार्ड नहीं बन पा रहे लोगों के। तो ये एक क्रमबद्ध तरीके से, हमें योजनाबद्ध तरीके से हर सरकार को, मैं इसमें केंद्र सरकार तो इसमें भूमिका निभाएगी, लेकिन हर राज्य सरकार की भी ये सभी जिम्मेदारी को होनी चाहिए कि भाई सभी को समाज मिलकर के काम करना आगे। होगा। जी बिल्कुल, काम करना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही अपने इस वक्तव्य में कि जो प्रतिनिधि बनकर पार्लियामेंट में जाते हैं या विधानसभा में जाते हैं, वो केवल सत्ता के चाहत में तमाम मुद्दों को दरकिनार कर देते हैं, जो समाज से जुड़े मुद्दे हैं, जो सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं। वे केवल सत्ता का गणित देखने के लिए इधर से उधर हो भी जाते हैं, कब पाला बदल लेते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। और जो हम्म, सत्ता की जो उनकी जो पार्टी के जो विचार है, उसको लेकर ही वे तमाम तरह की अपनी बातें भी रखते हैं। तो ये जो इस दलित या ओबीसी समुदाय के जो आरक्षण वाला वर्ग है, जिन आरक्षण मिला हुआ है, उसके जो प्रतिनिधि पहुंचते हैं या उसको लेकर जो राजनीतिक करते हैं राजनीतिक दल, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, जो जाति विशेष की राजनीति करते हैं या उनके प्रतिनिधि के तौर पर पार्लियामेंट विधानसभा में जाते हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं कमी रही है कि उन्होंने उस तरह से उन सामाजिक मुद्दों को केवल सत्ता के लिए तो उन्होंने उसका संघर्ष किया, लेकिन सत्ता मिलने हम्म। के बाद उसको जितना उन्हें पूरे सिस्टम को बदलना था, व्यवस्थाओं में जो बदलाव करने की आवश्यकता थी, उस पर ध्यान नहीं दिया, तो उसका कमी भी, उसकी खामियाजा भी समाज को भुगतना पड़ रहा है। क्या लगता है आप? जी प्रशांत जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने कि जो हमारा सपना था संविधान निर्माताओं का, वो ये था कि हमारे समाज से जो प्रतिनिधि जाएगा हमारा, चाहे वो दलित समाज का प्रतिनिधि है, चाहे फिर बाद में मंडल कमीशन आया तो ओबीसी का प्रतिनिधि है, चाहे वो सवर्ण प्रतिनिधि भी है, वो समाज के उस आखिरी व्यक्ति की बात पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में कहेगा। लेकिन दुर्भाग्य से हम जिस पार्टी में वो चला जाता है, आप सही कह रहे हैं, जब तक उसको सत्ता नहीं मिलती है तो वो बहुत सारे गरीबों के बारे में बात करेगा, शिक्षा के बारे में भी करेगा, लोगों के आरक्षण के बारे में भी करेगा, जमीन से जुड़े हुए मुद्दों के भी बारे बारे में बात करेगा। आज आप देख रहे हैं कि सत्ता मिलते ही जो जमीन से जो लोगों के सीधे जुड़े हुए मुद्दे हैं, रोजी रोटी के, महंगाई के, आपके रोजगार के, इन पर कोई बात करता है? कोई नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि एक तो वो पार्टी लाइन से बंधे होते हैं। पहला कारण तो मुझे ये लगता है। जो पार्टी की विचारधारा है, वो सीधी विचारधारा है। और आज के संदर्भ में तो यदि मैं कहूं कि पार्टी की विचारधारा सिर्फ धर्म और राष्ट्रवाद और मंदिर मस्जिद, इनके चारों तरफ घूम रही है, और उसी को लेकर जो है चुनाव लड़े जाते हैं। आप देख रहे हैं प्रचार प्रसार में जो बातें हो रही हैं। तो यदि कोई चुना हुआ प्रतिनिधि, चाहे वो अनुसूचित जाति का है, चाहे ओबीसी का है, वहां जाके अपनी बात रखना भी चाहेगा, तो आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे, उसको रखने नहीं दिया जाता है। उसकी बात को कोई सपोर्ट नहीं मिलती है सत्ता की तरफ से। और विपक्ष का तो विपक्ष कहता रहो। विपक्ष की जो है ना, पिछले दिनों देखा कि विपक्ष की बात कौन सुनता है यहाँ। तो विपक्ष भी कमजोर होना एक लोकतंत्र के लिए बहुत एक गलत चीज होती है, वो हानिकारक है। तो एक तो मेरा ये कहना है कि विपक्ष इतना मजबूत होना चाहिए कि उसको अपने जो देशवासी हैं और जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं और जो वंचित हैं, उनकी आवाज वहां तक पहुंचाए। खासतौर से रोजी रोटी और रोजगार और महंगाई और उसके सम्मान से जुड़े हुए मुद्दे। और जहां तक सत्ता पक्ष का है, भाई, जब आप सत्ता पक्ष में शामिल होगे तो आपको पार्टी लाइन से बाहर जाना ही नहीं है, क्योंकि पार्टी लाइन से बाहर जाएंगे तो आपको पार्टी से बाहर भी कर दिया जा सकता है। ये अधिकार तो पार्टी के पास है ही। तो इस डर से लोग वो बात नहीं कह पाते जो हमारे संविधान इनसे उम्मीद करता है, आशा करता है कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो संसद में जाकर और विधानसभाओं में जाकर हमारी बात उठाएंगे। ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
ये सब बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपने पूरा बताया कि क्योंकि आप सामाजिक चिंतन से लगातार जुड़े रहते हैं, सामाजिक विषय को लगातार उसका आत्मसात कर उस पर चिंतन मनन करते रहते हैं। तो ये कार्यक्रम के अंत में आते हैं। अगर हम देखें वर्तमान जो राजनीतिक स्थितियां परिदृश्य है और सामाजिक परिदृश्य जो है उसमें जैसे राहुल गांधी लगातार संविधान की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, तो जो लोगों में कहीं संदेश तो गया है, वो पार्लियामेंट चुनाव में हमने देखा, उसका असर भी देखा पार्लियामेंट चुनाव के अंदर। लेकिन उसके पश्चात जो ठहराव से एक राजनीति में आया है या समाज में जो विमर्श की स्थिति बदली है, हम विधानसभा चुनाव में देख रहे हैं तमाम मुद्दे लगातार ज्वलंत भी बने हुए हैं। और उसमें जो दूसरे नारों का इसमें नारों का तड़का इस समय लग रहा है, विभिन्न तरह के नारे सामने आ रहे हैं। सभी राजनीतिक दल जो बड़े बड़े नेता हैं वह नारों की एक नई परिभाषा उन्होंने इजाद की है, नए तरह के नारे गढ़े गए हैं। उसको देखते हुए अब क्या लगता है सामाजिक जो संघर्ष है, सामाजिक जो सरोकार हैं, वह क्या नेपथ्य में जा रहे हैं? और वर्तमान परिदृश्य में आप किस तरह की राजनीति को देख रहे हैं? क्या उसमें जाति जनगणना, दलित समुदाय, ओबीसी समुदाय की राजनीति ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ेगी या विभिन्न तरह के जो नारे गढ़े गए हैं, क्या वे उनकी जगह भर लेंगे? नहीं प्रशांत जी, मैं अपना मत व्यक्त करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो चुनावी प्रचार में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जो हर पार्टी, इसमें कोई एक पार्टी नहीं है, किसी भी दल को आप ले लें, वो सतही मुद्दों पर, मतलब ऐसे मुद्दों पर जो भावनात्मक हैं, संवेदनात्मक हैं, उन मुद्दों पर इमोशनली, एक तरह से मैं कहूंगा, ब्लैकमेल कर रहे हैं हमारे मतदाताओं को। बिल्कुल। जमीन से जुड़े जो मुद्दे हैं उनमें नहीं उठा रहे हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है, जब तक वो सत्ता में रही तो बहुत सारे कारण रहे उसको सत्ता में रहने के भी, क्योंकि उसने एक दो तीन वर्गों को बिल्कुल अपने उसमें ले लिया था प्रभाव में। और उसमें आप जानते ही हैं कि पहले जो अनुसूचित जाति, ओबीसी की भी कुछ जातियां थी, जो अल्पसंख्यक थे, सवर्ण की भी जो ब्राह्मण वर्ग था, दूसरे वर्ग थे, उनके समर्थन से कांग्रेस इतने दिन तक सत्ता में रही। लेकिन अगर मैं सच कहूं तो आरक्षण पे या देश की इस स्थिति पे, जो बिल्कुल जातीय समस्या आज जो आई है, इतनी जातियां जो हो गई, इस पर किसी ने गंभीरता से, किसी भी सरकार ने कोई भी काम नहीं किया और ना आज हो रहा है। उस पर लीपापोती हो रही है और उसको इस तरह से घुमाकर धर्म को आधार बनाकर या हिंदुत्व को आधार बनाकर या किसी और चीज से उसे जोड़ दिया जाता है। मैं समझता हूं उससे हमारे देश का कोई ज्यादा भले होने वाला नहीं। जब तक हम जड़ पे प्रहार नहीं करेंगे, जब तक हम देश के जो मूल समस्याएं हैं उनको ना, मूल समस्या मुझे लगती है कि जो मूल समस्या हमारी जातिवाद है, उसको जब तक समाप्त नहीं किया जाएगा, राष्ट्र एक कैसे रहेगा। हम कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, आजकल एक मतलब वो चल रहा है राजनीति में। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल अनावश्यक और गैर जरूरी चीज है, क्योंकि बांटा तो हमें समाज ने ही है और हमें समाज से ये उम्मीद करनी है कि वो हमें एक करेगा। और एक कब करेगा? जब यहाँ का जो जाति विहीन समाज होगा। जब तक जातियां हैं, जातीय गणना जरूरी है। और जब तक ये नहीं होगा कि समाज के किस व्यक्ति तक हमारा लाभ नहीं पहुंच रहा है देश का, जब तक हमारी सारी योजनाएं बेकार हैं और जब तक हमारा बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा नहीं बनेगा। आप देख रहे हैं अमेरिका जैसे देश में, जहां पर सब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वहां महंगाई भी बड़ा मुद्दा बन के आया, वहां बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बन के आया। और कमला हैरिस अच्छी, बेहतर उम्मीदवार होने के बावजूद ट्रंप को विजय मिली। तो यहाँ अभी लोग उस मुद्दे पर गंभीर नहीं है। अभी लोगों को हिंदुत्व की राजनीति रास आ रही है, जिस जो कि भाजपा के लिए बड़ा एक सुलभ और आसान सा तरीका है। और धर्म के नाम पर और उसके नाम पर, भाई आप जातियों के खिलाफ आज तक मैंने कोई आंदोलन नहीं सुना कि भाई आप जातियां समाप्त करो। आरक्षण समाप्त करने के लिए तो बहुत आंदोलन है, धर्मांतरण रोकने के भी बहुत आंदोलन है। क्या आज तक किसी पार्टी ने, मैं तो सबको कहूंगा, चाहे वो बीएसपी भी है और चाहे कोई दलित दलित समाज से भी जुड़ी दल है, किसी ने भी जातियां समाप्त करने के लिए वो ऐसा काम नहीं किया, वो आंदोलन नहीं चलाया जो आजादी से पहले ज्योतिबा फुले, गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर, इन लोगों ने चलाया था, बिल्कुल। पेरियार। तो ये इन लोगों का हमें जो है मूल, क्योंकि राष्ट्र एक नहीं है।
एक क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो समाज है, भारतीय समाज, वो मैंने जैसे पहले बताया 6,500 जातियों में बँटा हुआ है। जब बँटा हुआ है, जो कड़वी सच्चाई है उसको आप स्वीकार करिए, जातीय जनगणना कराइए और उससे एक ऐसे रिजल्ट आएँगे, ऐसे परिणाम आएँगे, मुझे उम्मीद है कि हम जान पाएँगे कि वाक़ई जिन लोगों को विकास के लिए सहायता की ज़रूरत है, हमें उन लोगों तक सहायता पहुँचानी चाहिए। ये एक बिल्कुल, राज्य का, एक देश का और केंद्र सरकार का, राज्य सरकारों का एक कर्तव्य भी है, क्योंकि वो प्रतिनिधि चुन के गए हैं। ये आरक्षण बहुत लंबे समय तक नहीं चलना चाहिए। सच तो ये है कि आज की तारीख में 77 साल बाद भी हमें आरक्षण की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमें प्रतिनिधित्व जो है हर क्षेत्र में हर लोगों को देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए भई? वो भी इस देश के नागरिक हैं। उन्हें उस योग्य बनाया जाए कि वो उस नौकरियों तक वे योग्य हो सकें, वो कॉम्पिटिटिव जो प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, उनमें पास हो सकें और उन पदों पर जा सकें जिन पर उनका अधिकार है संख्या के हिसाब से। तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र का ये एक अच्छा पहलू है। इस पर हमें सकारात्मक सोचना चाहिए, ना कि हमें नकारात्मक। जी। बिल्कुल ठीक कहा कि सामाजिक सकारात्मक अगर विमर्श हो तो निश्चित रूप से अच्छे उसके परिणाम भी सामने आएँगे। और जैसे आपने कहा ज्योतिबा फुले साहब हों या बाबा साहब अम्बेडकर हों या महात्मा गांधी हों या सरदार पटेल की हम बात करें, पंडित नेहरू की बात करें। तो जो अपन ये पहले जो लोग थे, उन्होंने निश्चित रूप से समाज की आवश्यकता को समझा था, तमाम तरह की संघर्ष उन्होंने करा, सामाजिक आंदोलन करे, उसका प्रभाव भी समाज में दिखाई दिया। परिवर्तन भी समाज में आया, लेकिन अभी बहुत आवश्यकता है उस तरह के सामाजिक सरोकारों को लेकर आगे बढ़ने की, सामाजिक विमर्श को, उसका दायरा बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है इस समय भी, वर्तमान में भी। और लगातार जी, इस पे एक बहस कह लीजिए या विमर्श कह लीजिए, लगातार आवश्यक गुंजाइश बनी हुई है। और जैसे आपने कहा कि बहुत ही सार्थक आपने पूरी परिभाषा दी कि किस तरह की आवश्यकताएँ हैं, किस तरह की ज़रूरतें हैं, किस तरह की समाज को भी आगे बढ़ाने की तमाम कवायद करने की कितनी आवश्यकता सरकारों को, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी की सरकार हो, सभी के लिए आवश्यक है। क्योंकि समाज का हर व्यक्ति जब अग्रिम पंक्ति में आएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, कामयाब होगा, तो निश्चित रूप से देश की तरक्की में भी एक बड़ा योगदान वह देगा और देश को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाने में हर व्यक्ति अपना समर्थ रूप से अपने सामर्थ्य के अनुसार योगदान भी देने में सक्षम हो पाएगा। ये बड़ा बिल्कुल। गूढ़ विषय है, बड़ा गंभीर विषय है, लगातार हम चर्चा भी करते रहे और आने वाले समय में भी लगातार इन विषयों को हम उठाते रहेंगे, बात करते रहेंगे। लेकिन जिस तरह जी, से आपने कहा कि मुझे ऐसा लगता है अंतिम कार्यक्रम समाप्त करने से पहले कि पहले जो राजनीति में जो लोग आते थे, वो सामाजिक लोग आते थे। सामाजिक परिवेश को जानने वाले, समझने वाले, आत्मसात करने वाले, सामाजिक विषय को आके लेकर आगे बढ़ने वाले लोग राजनीति में आते थे। इसलिए राजनीति में हम देखते हैं सामाजिक आंदोलन से जुड़े लोग काफ़ी बड़ी तादाद में थे और उसका सामाजिक संरचना पे भी असर दिखाई दिया, सामाजिक सरोकारों को पे भी असर दिखाई दिया। लेकिन आज की स्थिति में कुछ उलट हो गई है। समाज में राजनीति घुस गई है। हुँ, पहले राजनीति में सामाजिक लोग आते थे, अब समाज में राजनीति घुस गई है। तमाम तरह के वहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से अलग-अलग दिशाएँ सामाजिक लोग भी पकड़ने लगे हैं। तो उसका भी प्रभाव राजनीति की जो भी आज वर्तमान स्थिति में स्पष्ट रूप से दिखाई भी देता है हमें। तो इसलिए सामाजिक विषय पीछे रह जाते हैं, राजनीति, सत्ता की लड़ाई सब कुछ सभी के लिए अहम हो चुकी है, प्राथमिकता में आ चुकी है। इन्हीं शब्दों के साथ आज चर्चा को विराम भी देते हैं और मैं डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपने बहुत ही सार्थक और सारगर्भित हुँ, तरीके से पूरे विषय को हमारे दर्शकों के सामने रखा है और मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को काफ़ी सारे मुद्दे उन्हें समझ में भी आए होंगे और वे इसमें पूरी डिबेट को निश्चित रूप से उन्हें पसंद भी आई होगी पूरी डिबेट ये। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। और मैं आपसे बस आग्रह करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत अभिवादन।